हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग अपने वॉल्केनोस के जो टाइप्स पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, यानी ज्वालामुखियों के जो प्रकार पढ़ रहे थे, उस टॉपिक को इस लेक्चर में आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको जो पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ वो एक तो जागृत ज्वालामुखी, जिन्हें हम सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं या जिनको हम एक्टिव वॉल्केनोस कहते हैं, और जिनमें अक्सर उद्गार होते रहते हैं, जिनमें अक्सर इरप्शंस होते रहते हैं, जिनमें विस्फोट होते रहते हैं। दूसरे किस्म की ज्वालामुखी जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में वो था सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिनको हम इंग्लिश में बोल रहे थे डॉर्मेंट वॉल्केनोज, जो अभी सोए पड़े हैं, विच आर स्लीपिंग ऐसे बोल सकते हैं, और वो कभी भी अचानक फट सकते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। तो हम लोगों ने ये जो दो किस्में हैं ज्वालामुखियों की, वॉल्केनोज की जो टाइप्स हमने पढ़ी थी वो पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। फिर भी आप उसको देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस जो लिंक का बटन है उस पर आप लोग क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और मैं आज आपको जो वॉल्केनोज का, ज्वालामुखियों का जो तीसरा किस्म पढ़ाने वाला हूँ, जो हमने पिछली क्लास में ड्यू छोड़ा था, वो है शांत या मृत ज्वालामुखी, और जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सटिंक्ट एंड डेड वॉल्केनोज बोलते हैं। तो आप खुद ही जरा इस टर्म पे जाएंगे, इसका जो मीनिंग है वो साफ निकल के सामने आता है कि ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जो अब शायद ही कभी फटे, यानी जिनके अंदर उद्गार की अब कोई संभावना नहीं बची है भविष्य में, यानी जिनके अंदर अब फ्यूचर में इरप्शन के कोई चांसेस नहीं है। तो मैं पहले तो इसके डिफाइन करने के लिए इसको एक डेफिनेशन बोर्ड पे लिखता हूँ, तो आप लोग थोड़ा उसको नोट कर लीजिए। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें अब भविष्य में उद्गार समझ में आया आपको? विस्फोट, उद्गार की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, कोई संभावना नहीं है। यानी ये ऐसे वॉल्केनोज हो गए जिनमें अब भविष्य में विस्फोट नहीं होगा या अब ये इरप्ट नहीं होंगे। तो इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन विच देयर आर no indications of future eruption। ये बिल्कुल एक सटीक परिभाषा है इसकी, बिल्कुल एक जिसको हम कहते हैं, आप अगर इसको लिखें, परिभाषित करें तो बिल्कुल ठीक बैठेगी कि जिनमें अब फ्यूचर में इरप्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जिनके अंदर भविष्य में अब उद्गार की, विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। आप लोगों को पिछली क्लास में याद है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ज्वालामुखी का जो स्ट्रक्चर है, ज्वालामुखी की जो संरचना है, उसमें जो ऊपर का उसका जो मुंह होता है, जो वॉल्केनिक माउथ होता है, जहां पर हम लोग क्रेटर पढ़ रहे थे, ज्वालामुखी के ऊपर की जो संरचना हमने क्रेटर, पिछले लेक्चर्स में एक डिज़ाइन मैंने आपको बना के दिया था उसका स्ट्रक्चर का। तो वो जो क्रेटर है, वो जो ज्वालामुखी की छिद्र के चारों तरफ एक गोल गड्ढा होता है वॉल्केनो के ऊपर, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि एक जो डिप्रेशन है, जो एक फनल शेप डिप्रेशन होता है, ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से पतला होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कीपाकार। तो फिर वो क्रेटर ऐसे वॉल्केनोस के, क्योंकि इनमें अब विस्फोट की कोई संभावना है नहीं, तो जो इनकी ज्वालामुखी नली होती है, जो इनके वॉल्केनिक पाइप होता है, वो लावा से भर जाता है, लावा ठंडा होकर जम चुका होता है, और उनके क्रेटर अक्सर जो देखा जाता है, उनके जो क्रेटर्स हैं, उनके जो ज्वालामुखी मुख हैं, वो वर्षा जल से भर जाते हैं। कई बार ऐसे ज्वालामुखी बर्फ से भी ढके होते हैं, अगर काफ़ी ऊंची चोटियां हैं तो दे आर आइस कवर्ड ऑल्सो। और अगर हम आमतौर पर लें तो फिर उनके जो क्रेटर हैं वो बरसात के पानी से या वर्षा जल से भर जाते हैं। तो आपने सुना होगा ऐसी
जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ऐसी जो टोपोग्राफी बन जाती है, ऐसी जो स्थलाकृति बन जाती है, उसको हम लोग क्रेटर झीलें कहते हैं। तो दुनिया में क्रेटर लेक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम इसको ऐसे देखें तो जिनके जो क्रेटर हैं वो अब वर्षा जल से भर गए हैं। तो मैं आपको पहले वो एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं, पहले वाली क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेट करके। तो आपको मैंने जो वोल्केनो का स्ट्रक्चर बताया था, आपको कहा था कि वोल्केनो या ज्वालामुखी जब बनता है शुरू में तो काफ़ी छोटा होता है, किसी कोन या शंकु की तरह होता है, लेकिन जब वो काफ़ी लार्ज हो जाता है, काफ़ी बड़ा बन जाता है, तो किसी माउंटेन के रूप में होता है, किसी पर्वत के रूप में होता है। और ये मैंने आपको ज्वालामुखी की नली बताई थी, जो मैंने वॉल्केनिक पाइप बताया था आपको, यानी इससे जो लावा ऊपर आता है, ये ज्वालामुखी की जो केंद्रीय नली है, ये केंद्रीय नली में जो लावा है, जो आपको मैंने पिछली क्लास में इंडिकेट किया था कि लावा इस जगह से बाहर आता है। आता तो कहां से? फ्रॉम वेयर इट कम्स आउट। ये कहां से बाहर आता है? ये जो पृथ्वी के अंदर आमतौर पे जो मेंटल का पार्ट है, जो हमने पृथ्वी की परतों में पढ़ा था, धरातल के अंदर से बाहर आता है। तो इन ज्वालामुखियों की क्या खासियत है, क्या फीचर है कि इनका जो ये वॉल्केनिक पाइप है, ये जो ज्वालामुखी नली हमने बनाई है, इसमें लावा ठोस हो जाता है, यानी जो लावा है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। अब अगर इसके अंदर लावा सॉलिडिफाई हो गया, पूरा लावा जम गया है और नीचे से लावा की सप्लाई नहीं हो रही है, लावा नीचे से आना बंद हो गया है, तो फिर ऐसे ज्वालामुखियों में अब विस्फोट नहीं होगा। तो ऐसे ज्वालामुखी हम इसीलिए मृत ज्वालामुखी, या इनको हम लोग एक्सटिंक्ट या डेड, जैसे मैंने लिखा था, वोल्केनो बोलते हैं। लेकिन मैं यहां पे आऊं इस जगह पर, जो ये ऊपर, ये तो ज्वालामुखी का छेद है जहां से लावा बाहर निकलता है, लेकिन उसके चारों तरफ जो एक गोल गड्ढा होता है, ऐसे जो किसी कीप की तरह, आपको याद है कीपाकार जो एक शब्द हम लोग बोलते हैं, जैसे ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला, इसको इंग्लिश में फनल शेप कहते हैं। तो वो डिप्रेशन या गड्ढा होता है कीप की तरह, ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला, वो गोल गड्ढा जो इसके चारों तरफ होता है, उसे हम लोग क्रेटर कहते हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो इसमें जो पानी है, क्योंकि ये लावा यहाँ पर जम के ठोस हो गया है, द लावा हैज सॉलिडिफाइड इन द पाइप, और क्रेटर का मुंह बंद हो गया है, यानी द माउथ ऑफ द क्रेटर इज नाउ क्लोज्ड। तो इसके अंदर क्या है? पानी भर जाता है, अक्सर बरसात का, और इस वजह से ऐसे ज्वालामुखियों के जो क्रेटर हैं उनके अंदर पानी भर जाने से झीलें बन जाती हैं, लेक्स बन जाती हैं। और ऐसे डेड वोल्केनोज आपको दुनिया में कई हैं, मैं आपको कुछ खास अच्छे एग्जांपल्स को बताऊंगा। तो इन वोल्केनोज की क्या खासियत हुई कि इनके क्रेटर में क्योंकि पानी भर जाता है बरसात का, पहाड़ों पे अक्सर ऊपर बरसात होती है, रेनफॉल होती है, तो क्रेटर झील बन जाती है, यानी क्रेटर जो हैं वो किसी झील की तरह दिखने लग जाते हैं। तो डेड वोल्केनोज की आपको एक क्या खासियत मिली कि इनके जो क्रेटर्स हैं वो झील जैसे दिखाई देते हैं। अब हम लोग, अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो डिफाइन करने के लिए आपके लिए, जिनके क्रेटर वर्षा जल से भर गए हों, whose crater
is now filled up with रेन वाटर। तो ये बिल्कुल आसान सी परिभाषा हो गई कि जिसमें वॉल्केनो डेड हो चुका है, मृत हो चुका है, शांत हो चुका है, उसकी जो ज्वालामुखी नली है, उसकी जो वॉल्केनिक पाइप है, जो मैंने आपको पिछले स्ट्रक्चर में बताया था जिससे लावा बाहर आता है, लावा के बंद हो जाने की वजह से, सप्लाई की बंद हो जाने की वजह से नीचे से ये वॉल्केनो डेड हो चुका है। और इसका जो ऊपर का जो क्रेटर है वो, क्योंकि एक गोल गड्ढा, एक डिप्रेशन, वो पानी से भर जाता है बरसात के पानी से, तो वहाँ पर एक झील से बन जाती है। अक्सर ऐसे इलाके बड़े टूरिज्म के काम आते हैं, पर्यटन के। अब आप सोचिए ज़रा, एक्टिव वॉल्केनो होते हैं, जागृत ज्वालामुखी होते हैं, तो वहाँ तो पानी भर जाने की संभावना नहीं है क्योंकि लावा कितना गर्म होता है। तो ऐसी जगहों पर जो टूरिज़्म है उसका आप थोड़ा सा कम एस्टिमेट रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोग ऐसी आकृतियों को अक्सर देखने के लिए जाते हैं क्योंकि उनमें अब विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। तो मैं आपको इसके जो कुछ खास एग्जाम्पल्स हैं अब उस पर लेके आता हूँ। थोड़ा मैं आपको ग्लोब से भी उसको बताऊँगा, हम लोग उसको ग्लोब से भी समझेंगे। आपको मैं अफ्रीका से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं उसका। आपने अगर पढ़ा हो कभी जीके में, जनरल नॉलेज में, अफ्रीका में एक कंट्री है तंजानिया, और तंजानिया अफ्रीका का जो देश है उसी के ऊपर केन्या एक कंट्री है। तो मैं अगर अफ्रीका के एग्जाम्पल्स की बात करूं, मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं इसके। तो इनमें अफ्रीका में अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो वहां पर एक तंजानिया जो देश है, उस तंजानिया में अफ्रीका के पूरे महाद्वीप की, पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और इस हाईएस्ट माउंटेन पीक को हम लोग किलीमंजारो के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा हो कभी तो जो किलीमंजारो है हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप का, लेकिन असल में वो एक डेड वॉल्केनो है। उसके ऊपर की सतह, जो ऊपर का हिस्सा है, क्रेटर जो मैंने बताया था आपको डायग्राम में, वो अब बर्फ से ढका हुआ है। तो हम ऐसे बोले कि इतनी हाइट होगी तो फिर या तो बरसात से या बर्फ से वो ढक जाता है। तो आपको तंजानिया का जो इलाका है अफ्रीका में, उस तंजानिया का ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, किलीमंजारो ज्वालामुखी। इंग्लिश में वी कैन राइट इट लाइक दिस, किलीमंजारो वॉल्केनो। आपको एक एग्जाम्पल में तंजानिया के अलावा केन्या का भी बता सकता हूं, अफ्रीका में ही। केन्या का जो ज्वालामुखी है वो केन्या देश के नाम पे ही है, इसलिए उसको केन्या का माउंट, आपको याद है मैंने माउंट आपको माउंटेन के लिए बताया था, इसको भी आप माउंट किलीमंजारो कह सकते हो, यानी ज्वालामुखी पर्वत है। तो केन्या का माउंट केन्या, यानी कंट्री के नाम पे ही वॉल्केनो का नाम है, तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, यानी याद करने में काफ़ी आसान है। तो मैं इसको माउंट केन्या ऑफ माउंट केन्या ऑफ केन्या ही लिखूंगा। एंड ये मैंने आपको बता दिया तंजानिया का किलीमंजारो, तो किलीमंजारो वॉल्केनो ऑफ तंजानिया। अब मैं आपको इनकी लोकेशन रफली बता देता हूं, जो मेरे पास ग्लोब है उससे। आपको मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट या इसके कुछ इंडिकेशंस दिए थे। तो अफ्रीका महाद्वीप ये है, और इसको मैं थोड़ा नज़दीक ले आता हूं आपके। तो अफ्रीका में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ जहाँ मेरा फिंगर है, ये तंजानिया कंट्री है। आपने सुना होगा ये केंद्रीय अफ्रीका का देश है, एक तरह से सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। और तंजानिया के जस्ट ऊपर की तरफ केन्या कंट्री है।
केन्या और तंजानिया बिल्कुल पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पर आपको ये दो डेड वोल्केनोज के अच्छे एग्जाम्पल हैं। अफ्रीका में और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं अभी केवल एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ, तो एग्जाम्पल्स गिने जो नहीं होंगे। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो एशिया के देखते हैं। एशिया में मैं आपको जो कुछ नाम यहां बताऊंगा उसको थोड़ा सा इंडिकेट कर दूंगा ग्लोब से, उससे हमको समझ में आएगा। एशिया में जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें आपको एक कंट्री, मैं ईरान की बात करता हूं। ये जो ईरान देश है ये वेस्ट एशिया में आता है, पश्चिम एशिया में आता है। ईरान के अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल है मृत ज्वालामुखी का, डेड वोल्केनो का, और इसका नाम है माउंट, जैसे हमने पहले भी लिखा है, माउंट इज ए वेरी कॉमन वर्ड, तो माउंट देमावंद। ये देवानंद नहीं है, देमावंद। तो आप लोगों को यहां पर माउंट देमावंद इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखा जाता है। ये वहां का अच्छा एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में आपको जो पाकिस्तान कंट्री है उसमें बलूचिस्तान याद है, जहां पे बलूची लोग रहते हैं, तो उसकी वजह से ये बलूचिस्तान नाम है। और इंग्लिश में बलूचिस्तान को कुछ ऐसे लिख दिया जाता है, बालूचिस्तान। ये जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान या बालूचिस्तान है, उसकी हम बात करें तो यहां पर एक वोल्केनो है, इसका नाम है कोह सुल्तान। इंग्लिश में इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है, कोह, और ऐसे अगर हम हिंदी बोलते कोह ए सुल्तान, तो इंग्लिश में कोह आई लगा देते हैं, आमतौर पर हिंदी में तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं, कोह सुल्तान। तो ये कोह सुल्तान वोल्केनो। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अक्सर बुक्स में, किताबों में, इवन जो टेक्स्ट बुक हैं और जो हमारे गाइड्स हैं, उसमें ये आप बहुत गौर से सुनिएगा, कई चीज़ें काफ़ी गलत दी गई होती हैं। आपको कोह सुल्तान ज्वालामुखी जो डेड वोल्केनो है, वो अक्सर गाइड्स में, बुक्स में, किताबों में लिखा हुआ है ईरान में है। ये गलत है, ये ईरान में नहीं है। असल में ईरान का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तो पहले क्योंकि ईरान को फारस कहते थे, ईरान वॉज नॉन एज पर्शिया, और नेचुरल सी बात है कि पाकिस्तान तक उसका विस्तार हुआ करता था कभी हिस्ट्री में। लेकिन नाउ वे डेज दिस कोह सुल्तान वोल्केनो इज नॉट इन ईरान। ये ईरान में नहीं है, ये अभी पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आता है। मैं आपको ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़े छठा एग्जाम्पल है, वेरी सेलेक्टेड नेम्स हैं। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा और कुछ एग्जाम्पल्स के एशिया के जो हम ले रहे हैं। इसमें आपको म्यांमार, पड़ोसी देश याद है, भारत का नेबरिंग कंट्री है, बर्मा जिसको कहते थे पहले। म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, सुना होगा आपने बर्मा, तो हिस्ट्री में काफ़ी हम लोग पढ़ते हैं। और जो बर्मा है वहां पर एक माउंट पोपा ज्वालामुखी है। तो माउंट पोपा ये माउंट पोपा भी एक एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है, मशहूर है, यानी एक मृत ज्वालामुखी है, जो आपको म्यांमार, हमारे पड़ोसी देश बर्मा में मिलेगा, माउंट पोपा। अब हम भारत की बात कैसे छोड़ सकते हैं? आपको याद है हमने भारत में पढ़ा था कि भारत में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं जो इंडिया के,
उसमें हमने पढ़ा था हमारे देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको हम द सिंगल एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया कहते हैं, बैरन। और मैंने आपको बैरन पिछली क्लास में पढ़ाया था एक्टिव वॉल्केनोज में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ही एक उसी इलाके में अंडमान निकोबार द्वीपों में ही इन अंडमान निकोबार इटसेल्फ एक मृत ज्वालामुखी भी है, और उस मृत ज्वालामुखी का नाम है नारकॉन्डिम ज्वालामुखी। आप लोग इनको अपने जो स्कूल एटलसेस होते हैं या जो एटलसेस आमतौर पे हमको मार्केट में उपलब्ध हैं वो जरूर परचेज करें, और एटलसेस के अंदर आपको बहुत क्लियरली मैप रीडिंग सीखनी चाहिए। तो उससे आपको थोड़ा सा मेंस एग्जाम हो या कोई और एग्जाम में आप लिखते हो आंसर्स को तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो मैं आपको जो भारत का ज्वालामुखी है उसके बारे में अभी एक एग्जाम्पल और कुछ उससे संबंधित एक बात भी बताता हूँ। तो मैं थोड़ा पहले इसको एक ग्लोब से आपको इंडिकेट कर दूं। ये एशिया का पूरा महाद्वीप या एशिया कॉन्टिनेंट है, और ईरान की लोकेशन यहाँ है। ईरान यहाँ आता है। अगर आप देखें तो इराक ईरान पड़ोसी देश है, लेकिन ईरान इस तरफ है। ये एशिया का वेस्ट है, पश्चिम एशिया है। ईरान के ठीक पड़ोस में पाकिस्तान का इलाका आ जाता है, और पाकिस्तान के जस्ट राइट साइड में जस्ट दाईं तरफ हम लोग हैं भारत, इंडिया। तो अगर मैं आपको वो जो बताऊं ईरान, तो ईरान इधर आ गया लोकेशन में, इस जगह। उसके बाद मैंने जो आपको पाकिस्तान में बलूचिस्तान बताया वो वाला इलाका ये है, और उसके बाद हम भारत का तो अभी इलाका देखेंगे जो मैं आपको अंडमान निकोबार बता रहा हूँ ये वाला। लेकिन मैंने आपको जो एक एग्जाम्पल उसमें लिख के दिया है वो ये कंट्री है हमारा राइट साइड में जो पड़ोसी देश है, यानी दाईं तरफ जो है जिसको हम म्यांमार कहते हैं, बर्मा कहते हैं, वो ये इलाका है। तो मैंने आपको 3 तो इसके अंदर बहुत अच्छे एग्जाम्पल बता ही दिए। हम थोड़ा भारत के एग्जाम्पल को तो थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें एक सुनामी वेव से भी एक चीज़ जुड़ी हुई है। सुनामी तरंगे याद है, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ी थी, जो मैंने आपको कुछ डिटेल्स में एक पूरा लेक्चर उसी पे दिया था। तो हम लोग भारत में, मैं एशिया की बात कर रहा हूं, भारत के अंदर आपको जो मृत ज्वालामुखी या डेड वॉल्केनो का जो एक एग्जाम्पल मिलेगा, अच्छा, वो नारकॉन्डिम ज्वालामुखी है। ये जो नारकॉन्डिम ज्वालामुखी है बेसिकली जो अंडमान निकोबार में आता है, वॉल्केनो, नारकॉन्डिम ज्वालामुखी हमारे कौन से द्वीप समूह में है? अंडमान निकोबार द्वीपों में। अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आपको नारकॉन्डिम के लिए मैं एक चीज़ बताऊं आपको जो बड़ी याद रखने वाली बात है, कि बात है 26 दिसंबर 2004। आपको कंट्री याद है? इंडोनेशिया। हम भारत से और थोड़ा राइट साइड चलते हैं तो इंडोनेशिया की लोकेशन आ जाती है, और वहां पर ये भारत से हम जब राइट साइड चलेंगे तो इधर की तरफ यहाँ इंडोनेशिया जो कंट्री है बंगाल की खाड़ी के उस तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ उनका एक सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा द्वीप है। तो आपको याद होगा कि जो सुमात्रा द्वीप है उसके पास में 2004 में पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में एक बड़ा ज़बरदस्त भूकंप आया था, और उसकी वजह से समुद्र की जो विनाशकारी लहरें हैं, सुनामी पैदा हुई थी, और वो जो सुनामी वेव्स हैं वो भारत तक पहुंच गई थी। तो भारत में भी काफ़ी नुकसान हुआ था सुनामी वेव्स का, यानी सुनामी जो समुद्री लहरें हैं उनका। ये घटना 2004 की थी। भूकंपों का संबंध कहीं ना कहीं प्लेटों के टकराने से है, प्लेट टेक्टोनिक्स से है, प्लेट विवर्तनिकी से है। तो ज्वालामुखियों का संबंध भी कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी से है। तो हम लोग एक्चुअली ये जो इलाका देखते हैं इंडोनेशिया वाला, यहाँ पर भारतीय प्लेट और इधर जो प्रशांत प्लेट है,
इधर ऊपर यूरेशियन प्लेट है, उसका कुछ जंक्शन है ये, यानी वो मिलती है, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा उसको। लेकिन यहाँ सुमात्रा के पास जब भूकंप आया इंडियन ओशन में, भूमध्य सागर में, तो उसने बहुत ज़्यादा तबाही, ये अंडमान निकोबार की लोकेशन यहाँ है, तो हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में भी काफ़ी नुकसान पहुँचा था सुनामी तरंगों का, सुनामी लहरों का। और आपको याद है मैंने बताया था कि सुनामी तरंगे जो हैं उनकी रफ्तार 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, 500 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर पर आवर। तो ये अंडमान निकोबार को इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसने हमारे देश के तमिलनाडु को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, आंध्र प्रदेश को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। और उस वक्त ऐसा देखा गया था कि जो हमारा नारकोंडेम ज्वालामुखी, जिसको अभी तक हम मृत मानते रहे हैं, अभी भी इसको हम डेड वोल्केनोज की कैटेगरी में रखते हैं, यानी ये मृत या एक्सटिंक्ट ही है। लेकिन उस टाइम पर जब ये 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया, मैंने जो सुमात्रा आपको द्वीप बताया, 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा के पास, मैं इधर लिख देता हूं, भूकंप से सुनामी आई। यानी ये सुनामी लहरें जो हमारे देश तक पहुंच गई थी, इसको आपको याद है ना, इंग्लिश पे हम इनको टी से स्टार्ट करते हैं, सुनामी। तो जो सुनामी वेव्स हैं वो हमारे देश में यहाँ तक पहुँच गई थी, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो नारकोंडेम वोल्केनो है जो अंडमान निकोबार में आता है, इसमें हमको सक्रियता के कुछ लक्षण दिखाई दिए। यानी वी ऑब्जर्व्ड some indications of activeness in this volcano। कहने का मतलब यह है कि प्लेट टेक्टोनिक्स या भूकंपों की वजह से जो सुनामी आई वो एक बड़े स्केल पे आई थी। तो हमारा जो नारकोंडेम ज्वालामुखी है उसमें ऐसा लगा कि कुछ नीचे से वापस तैयारी हो रही है, कुछ ऐसा लगता है कि उसमें कुछ एक्टिवनेस हो सकता है। एक बात के ध्यान रखें, बात ये जो हमने पहले भी कई बार इस चीज़ को लिखा पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में भी, कि ज्वालामुखियों के बारे में आप बिल्कुल दावे से कभी कुछ नहीं कह सकते कि ये मृत है, ये एक्सटिंक्ट है। ऐसे वोल्केनोज जो एक्सटिंक्ट हैं, मृत हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, प्लेट विवर्तनी की वजह से, यानी प्लेटों के ऊपर जो हम लोग हलचल कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर जो प्लेट्स खिसकती रहती हैं, उसकी वजह से डेड वोल्केनो भी एक्सटिंक्ट जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि हम परिभाषा में तो क्या लिखते हैं, इसको हम लोग जो हमारी जो डेफिनेशन में लिखते हैं कि जिनमें अभी भविष्य में उद्गार की कोई संभावना नहीं है, जिनमें आगे फ्यूचर इरप्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप इसको 100% दावा ठोक के नहीं बोल सकते। तो इसलिए हम लोगों को ये जो एग्जाम्पल एक देखने को मिलता है, इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से भी काम का है, कि जब इंडोनेशिया के पास में अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, उस टाइम पर हमारे जो नारकोंडेम वोल्केनो है अंडमान निकोबार का, इसमें कुछ एक्टिवनेस के लक्षण दिखाई दिए थे, कुछ फीचर्स दिखाई दिए थे। हालांकि हमारे देश के हम दो ज्वालामुखियों की बात करते हैं, अंडमान निकोबार में ही आपको बैरन एक्टिव वोल्केनो है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सिंगल एक्टिव है, और नारकोंडेम एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, यानी एक मृत ज्वालामुखी है। तो आपको जो आज मैंने लेक्चर दिया वो बेसिकली डेड या एक्सटिंक्ट वोल्केनोस पे था, यानी शांत या मृत ज्वालामुखी में। तो हम लोग आज के लिए इतना रखेंगे, अगली क्लास में कुछ नया, तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहें। टेक केयर, गुड बाय।